चलिए स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर। पहला चैप्टर हमने पढ़ लिया अब ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। थोड़ा इसके बाद की वीडियो में सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो है वो भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि डिस्कस हमने पूरे के पूरे चैप्टर्स सारे के सारे डिस्कस करने हैं। बट अभी के लिए वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, एक छोटा चैप्टर पकड़ा है जिसका नाम है रियल नंबर, जो यूनिट नंबर 1 है। इसमें हम रैंडमली पार्ट से उठाएंगे, क्योंकि इसमें कोशिश करूंगा मैं पूरा चैप्टर कवर करने की। ये एक दो ही एक्सरसाइजेज हैं जो आपकी बुक में टोटल है, और काफी छोटा सा चैप्टर है, मतलब 6 और 7 स्लाइड्स में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं रियल नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये है आपकी बुक में फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच ऑफ द नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। तो इसको क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स मतलब एलसीएम लेके सिंपल सॉल्व करना है। पहला पार्ट 140 के प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, 2 7 दा 14, 2 35, 5 7 दा और 7 1 दा, ठीक है। तो हम यहां लिख देते हैं सिंपल से, कुछ नहीं है, बस आपने क्या लिखना है यहाँ पे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140 दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ऐसे भी लिख सकते हो, 2 दो बार है तो 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, बस इतना सा आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन जो है आपकी बुक में फर्स्ट चैप्टर में बताए गए हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, बट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आंसर, ठीक है। ये लॉन्ग आंसर या शॉर्ट या वेरी शॉर्ट के नहीं होने चाहिए, ये खाली मल्टीपल में इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, एलसीएम एचसीएफ का केस। इसी का सेकंड पार्ट क्या है, 156 निकालिए इसके भी। 156, 2 7 दा 14, 2 8 दा 16, 2 3 दा 6, 2 9 दा 18, 3 1 दा 3, 3 13 दा 13 1 दा 13। तो हम क्या करेंगे, हम यहां लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 156 आर कौन कौन से, 2 इंटू 2, 3 इंटू 13, सेम एज इट इज 2 स्क्वायर 3 इंटू 13, ठीक है। ये तरीका है प्राइम फैक्टर्स को निकालने का, जब आपको एक्सप्रेस करना होगा एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, ठीक है, किसी भी पार्ट को। चलिए सेकंड, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है फर्स्ट चैप्टर में, या आपके पास कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है वो आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है, एक रूट वाला क्वेश्चन। बस यही 3-4 टाइप्स है पूरे चैप्टर में, और कुछ भी नहीं है। क्या बोला है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई द एलसीएम इनटू एचसीएफ दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ओके जी, पहला नंबर है हमारे पास 26, दूसरा नंबर है 91। सबसे पहले 26 और 91 का हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने से पहले हमें ये पता होना चाहिए इसके प्रोडक्ट फैक्टर क्या है, प्राइम फैक्टर्स। 2 इंटू 13, 13 इंटू 1, 91, 7 इंटू 13, 13 इंटू 1, ठीक है। 7 1 7, 21, 7 3 21, 13 इंटू 1। तो 26 के प्राइम फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 13, और इसके आगे 91 के 13 इंटू 7 इंटू 13, ठीक है। पार्ट सेम है, एक एक दो पार्ट्स करवाऊंगा आपको, क्योंकि बुक में भी टोटल 3 पार्ट्स है, तो एक एक पार्ट दो पार्ट से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपको टॉपिक समझना है, ना कि पार्ट्स करने, ठीक। अब सबसे पहले हमें क्या बोला गया, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स, बस इतनी सी लाइन। अब सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम किसका, 26 एंड 91 का। जो 2 बार ही होगा पहले उसको एक बार लिखते हैं, 13 को एक बार, पीछे क्या बचा 2 इंटू 7, 13, 2 7 दा कितना होता है 14, 13 14 कितना होता है 182, ठीक है। 3 4 दा 12 और 4 3 7 और 1 8 1 1 दा 1, हाँ 182, ठीक है। अब इसका एचसीएफ किसका, 26 इन 91। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो कौन सा कॉमन फैक्टर है, एक ही तो है, वो क्या है 13, तो ये हो गया इसका एचसीएफ, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड करो, वेरीफाई करो कि एलसीएम और एचसीएफ को अगर हम मल्टीप्लाई करें, वो 2 नंबर जो दिए गए हैं उनके प्रोडक्ट के इक्वल आए। ओके जी, चेक करते हैं, लेट अस चेक इट नाउ। हम सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब एलसीएम की वैल्यू आ गई 182 और एचसीएफ की वैल्यू आ गई 13। तो 182 को 10 से करेंगे तो 1820 आएगा। 3 से करते हैं, 3 2 द 6, 3 8 द 24, 2 कैरी, 3 1 द 3 और 2, तो इसका मतलब
2366 आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया हमने। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, एलसीएम इंटू एचसीएफ कर दिया। अब क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर्स कौन से दिए गए, 26 और 91, जिसकी बात कर रहे हैं। 26 और 91 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। 6 1 द 6, 2 9 6 द 54 और 2 56, 9 2 द 18, 18 और 5 2 3 6 6। तो इसमें हमने बताया कि एलसीएम इंटू एचसीएफ और प्रोडक्ट ऑफ टू की वैल्यूज हमारे पास दोनों इक्वल आए। हम लास्ट में ये लिखेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ दैट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तो अब हमने एक चीज यहां पे ये सीख भी ली कि अगर हम एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करते हैं, वो उन्हीं दो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है जो हमारे पास गिवन नंबर्स दिए हुए होते हैं, जिसके हम एलसीएम और एचसीएफ की बात करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया सबको? चलिए, ये आ गया हमारा फर्स्ट टाइप, मैंने आपको बताया हाउ टू एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। सेकंड टाइप में मैंने आपको बताया कि हाउ टू फाइंड आउट द LCM into HCF and verify the relationship between the LCM into HCF that is equals to the product of two numbers। चलिए थर्ड टाइप पे आते हैं। LCM और HCF निकालिए। अभी तक मैंने दो दो टर्म्स में निकाला था, अब तीन टर्म्स में निकालते हैं। क्या निकालना है, LCM और HCF। ओके, पहला नंबर है 12, दूसरा नंबर है 15, थर्ड नंबर है 21। 12 का LCM 2 6 2 3 3 into 1, 15 3 5 द 15 होता है, ठीक है, 3 into 5 21 3 7 7 1, ठीक है। चलिए लिखिए 2 into 2 into 3 3 into 5 3 into 7। सबसे पहले बात करते हैं हम एलसीएम ऑफ 12 15 एंड 21, ठीक है, क्लियर। ठीक, अब कॉमन एलिमेंट कौन सा है, सबसे पहले 3 3 3, ये एक बार आ गया। और कोई है किसी में भी, दो में भी नहीं है, अगर दो में हो वो भी एक बार लिखा जाता है, बट कोई नहीं है। 2 into 2 5 into 7, 2 into 2 into 5 into 7, करो मल्टीप्लाई। 3 2 द 6 6 2 12, 12 5 द 60, 6 7 द 42, मतलब 420, ठीक है, क्लियर। अब HCF, किसका HCF, इन्हीं नंबर्स का, किसका, 12 15 एंड 21। HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक ही है, वो क्या है, 3। बस ये है। इस तरह का पार्ट्स अगर तीन नंबर्स पे अगर पूछा जाएगा, हाउ टू फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, दिस इज द वे फॉर फाइंडिंग द एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। बट तीन तरह के टाइप्स में, जैसे तीन नंबर्स आपको दिए गए, इसमें आप ये नहीं बोल सकते कि एलसीएम इनटू एचसीएफ दैट इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, नहीं, वो आपके पास दो नंबर्स के केस में होता है, ना कि तीन नंबर्स के केस में, ठीक है। उसका तीन नंबर्स वाला अलग केस है, ठीक है, वो डिवाइड में एलसीएम और एचसीएफ आएगा, ठीक है, वो अलग है, वो आपको नहीं है। चलिए नेक्स्ट, गिवन दिया आपको, एचसीएफ दिया है 306 और 657 का 9, बताइए आप एलसीएम क्या होगा। ओके जी, हमें क्या दिया गया, एचसीएफ दिया गया है 306 एंड 657 का कितना, 9। हम बोलते हैं सबसे पहले वी नो दैट, अभी हमने पार्ट से सॉल्व किया कि एलसीएम और एचसीएफ को अगर मल्टीप्लाई किया जाए वो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल, ठीक है। तो एलसीएम क्या है, नहीं बताया गया है। एचसीएफ कितने हैं, 9। दो नंबर्स कौन से हैं, 306 एंड 657। एलसीएम इक्वल्स टू 106 306 एंड 657 अपॉन 9। कैंसिल कर देते हैं ना इसको, 3 9 से कैंसिल हो जाएगा ना, 9 3 द 27, 9 3 द 27, 9 4 द 36। तो एलसीएम इक्वल्स टू 34 इंटू 657। एलसीएम इक्वल्स टू क्या आएगा इसका, 2238 22338, है ना। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर विल बी 22338, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, ओके जी। ये रहा हमारा फोर्थ वन क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आसान है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी स्टेटमेंट आपको याद रखनी चाहिए, इस क्वेश्चन की स्पेशली।
क्वेश्चन है चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड्स विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्या 6 पावर n के एंड्स में डिजिट नेचुरल नंबर 0 आ सकता है? n नेचुरल नंबर n 0 एंड्स में आ सकता है? नहीं आ सकता। बेटा देखो 0 एंड्स में उसी नंबर्स के आते हैं जो नंबर्स 2 और 5 से डिवाइड हो, ठीक है। अब देखो मान के चलते आता है, इफ अगर 6 पावर n के एंड कैन एंड्स विद डिजिट्स with the digit 0 for any natural number n, for any natural number n, ठीक है। अगर इसके एंड्स में डिजिट 0 आता है तब मैं ये बोलूंगा कि ये 2 और 5 से डिवाइड मस्ट होगा ही होगा। देन इट मस्ट बी divisible by 2 and 5, but the prime factors of 6 power n are 2 और 3 होंगे, 2 and 3, 2 और 3 के डिटेल में आता है, 5 इसमें नहीं आया, फुल स्टॉप। 5 does not contain in it, ठीक है। हमने बोला अगर इसके एंड में 0 आता है तो ये 2 और 5 से डिवाइड होगा, बट प्राइम फैक्टर देखे 6 के वो 2 into 3 ही आए, ठीक है। 5 इसमें नहीं आया, therefore the uniqueness of fundamental theorem guaranteed that there is no other prime factors of 6 power n, ठीक है। इस चीज की ये गारंटी देते हैं, therefore 6 power n can never ends with digit 0 for any natural number n, ठीक है। क्लियर हो गया? मैंने बोला अगर इसके एंड में 0 आएगा तब ये 2 और 5 से डिवाइड होगा, बट प्राइम फैक्टर 6 के जो है वो 2 into 3 ही है, बट 5 इसमें कंटेन नहीं होता है, 5 इसमें नहीं आया। यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम इस चीज की गारंटी लेती है कि 6 के फैक्टर और कोई नहीं होते इंस्टेड ऑफ 2 and 3, तो 6 पावर n के एंड में 0 नहीं आ सकता, ठीक है। क्लियर हो गया? ये स्टेटमेंट को आप ध्यान रखिएगा, इसी तरह से लिखे ताकि एग्जामिनर आपको नंबर दे सके। चलिए गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। Explain why these two are composite number. First we have to know that कि what are the prime number, what are the composite number. Prime numbers अभी जैसे मैंने आपको बताया prime factors लेके, prime numbers वो numbers होते हैं जिसके खाली 2 factors होते हैं, one and itself. But the composite numbers are those numbers which have more than 2 factors. ठीक है, composite number कौन से होंगे? जिनके 2 से ज्यादा factor होंगे। Let us check it. These are the prime number और a composite number. बट ये कंपोजिट नंबर है, एक्सप्लेन करना है क्यों, कि इसको मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर बताने, मतलब 7 into 11 into 13 plus 13 एक ये नंबर दिया है, उसके साथ साथ हमें दिया है 7 6 5 4 3 2 1 plus 5। ओके जी, बाय दीज आर कंपोजिट नंबर। ओके जी, सबसे पहले हम यहाँ पे कॉमन लेते हैं क्या, 13 और 13 क्या है, इन दोनों में एक ही नंबर है जो क्या है कॉमन, वो क्या है 13। सबसे पहले 13 को आउटसाइड लिखते हैं, क्या बचा 7 into 11, इस 13 की जगह 1, इसकी जगह भी 1, ठीक है। इज इट क्लियर? 13 एज इट इज, 7 11 द 77 को 1 से करेंगे 77 ही आएगा, प्लस 1 वैसे ही 13 into 78, 8 3 द 24, इसका मतलब 1024, 8 3 द 24 504, चलिए चेक कर ही लेते हैं इसको, मल्टीप्लाई करना बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा हमें। 8 3 द 24, ठीक है, 8 7 3 द 21 और 2 23, 23 और 8 मतलब 23 और 31, 23 7 1 7 1014, ठीक है, तो 1014 आ रहा है इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट भी चेक करते हैं,
यहाँ पे भी एक 5 कॉमन है, यहाँ पे भी 5 कॉमन है, 5 को आउटसाइड लिख लें, 7 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस लास्ट में भी क्या आ गया 1, मल्टीप्लाई करो, 7 6 द 42, 4 3 द 12, 12 2 द 24 प्लस 1 का 1 ही रहेगा, तो 42 को 24 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 4 द 8, 4 4 द 16 और 4 20, 4 2 द 8 और 1 0 0, 8 प्लस 1 5, 1 0 0, 9, 5 9 द 45 मतलब 5045, ठीक है 5045 हो जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई करके इसको इरेज कर देते हैं रफ वर्क को। अब हमने बताना है कि ये क्यों कंपोजिट नंबर है। हम ये बोलते हैं इट इज ए कंपोजिट नंबर, इट इज अ कंपोजिट नंबर because it has more than 2 factors। अब कौन कौन से 2 फैक्टर्स हैं मैं बताता हूं आपको, एक्सप्लेन बाय था। जैसे 1014 ये आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, 1 के डेल में आएगा 14 है, 2 के डेल में आएगा और 1014 खुद के डेल में तो आएगा ही आएगा, हर नंबर खुद के, तो 2 से ज्यादा नंबर वालों को क्या बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे 5054 1 के डेल में आएगा ही आएगा, 5 के डेल में भी आएगा और 5045 के डेल में अपने डेल में तो आएगा ही आएगा। तो जब भी मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे इट इज अ कंपोजिट नंबर, दैट्स इट, इसमें कोई भी सोचने वाली चीज नहीं है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी कई बार आपको पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं, ठीक है। समझ आ गया सबको? ओके 2 या 3 क्वेश्चन हो रहे हैं, चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक 1 मोर क्वेश्चन, एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, मैंने सोचा था इसको नहीं लिखूं बट लिख ही लेते हैं, कोई परेशानी नहीं है, एक छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना क्या है, कहता है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। मान लो एक स्पोर्ट्स फील्ड है तो उसके अराउंड गिर्द गिर्द में क्या है, एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। इस तरह से स्पोर्ट्स फील्ड बना देते हैं, ठीक, कैसे भी अरेंज करो। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया टेक टाइम टू कवर 1 राउंड ऑफ द फील्ड। कितना टाइम लगाती है सोनिया? 18 मिनट्स। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स ऑफ द सेम। रवि टेक एंड रवि कितना टाइम? रवि टेक 12 मिनट्स। ओके जी, आगे क्या बोलते हैं, सपोज दे आर बोथ स्टार्ट फॉर द सेम टाइम, सेम पॉइंट। मान लो दोनों के दोनों इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, दोनों के दोनों इस पॉइंट से स्टार्ट चलते हैं, मतलब रवि भी, सोनिया भी और रवि भी इस पॉइंट से चलना, राउंड लगाना स्टार्ट करें, एंड दे गो इन द सेम डायरेक्शन। आफ्टर दे हाउ मेनी मीट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, यहां से जाते हैं और ये ऐसे राउंड लगा के आ जाते हैं वापिस। तो बताइए कितने मिनट के बाद ये आपस में आके मिलेंगे? अगर सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट्स लगते हैं, बेटर है कि मैं एलसीएम लेंगे और हमें पता चल जाएगा। सो एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 क्या होता है? 18 और 12 का 36, ठीक है। तो 36 के मिनट्स के बाद आपको मैं एलसीएम लेना ऐसे भी सिखाता हूं। चलिए एक तरीका बताता हूं आज मैं आपको, बिना वो फैक्टर्स निकाले हुए। एलसीएम का तरीका सीखना है बिना फैक्टर निकाले, बिना पेन का यूज किए। पहला नंबर क्या है? पहले दोनों नंबर्स में से बड़ा नंबर कौन सा है? 2 नंबर हो, इसमें 3 नंबर वाला भी एप्लीकेबल होता है, सेम तरीका जो मैं अभी बता लूंगा। दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? 18। मान ले 18 का टेबल पढ़ना है, 18 बंदा 18, 12 के टेबल में 18 नहीं आता, मतलब छोड़ दो नंबर। 18 टू द 36, 12 3 द 12 के टेबल में 36 आता है, आता है। 12 3 द क्या होता है? 36, इसका मतलब एलसीएम 36 होगा, बात खत्म। समझ आया क्या? 18 1 द 18 होता है और 18 12 के टेबल में 18 नहीं आता। नेक्स्ट फैक्टर देखा, 18 का मल्टीपल देखा, फैक्टर नहीं मल्टीपल देखा, 18 टू द 36, 12 के टेबल में भी 36 आता है, इसका मतलब एलसीएम यही हुआ, बट बड़े नंबर का ना कि छोटे नंबर का। खत्म हो गई बात। बाकी निकालना आपको एलसीएम, अभी हमने प्रीवियस पार्ट्स में किए, वो तो आपको आता ही है। तो इसका मतलब सो दे मीट अगेन आफ्टर 36 मिनट टू ईच अदर। 36 मिनट के बाद वो आपस में आके मिलेंगे। अगर वो सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, सेम पॉइंट पे सेम डायरेक्शन में जाते हैं
और एक को 18 मिनट लगते हैं, सोनिया को 18 मिनट। उसी सेम डायरेक्शन को कवर करने के लिए, ड्राइव को कवर करने के लिए रवि टेक्स ओनली 12 मिनट्स। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ आ गया सबको, कोई मुश्किल किसी के लिए? ठीक है, अब ये वाली एक्सरसाइज तो आपको क्लियर होगी। ठीक है, इस पूरी एक्सरसाइज को मैंने मोस्टली सारे ही क्वेश्चंस करवा दिए, कोई मुश्किल नहीं थे। अब सेकंड एक्सरसाइज में हमारे पास रैशनल इररेशनल वाला टॉपिक आ जाता है। उसमें दो तरह के टॉपिक आएगा, एक तो आपके पास सिंगल नंबर आएगा, एक आपके पास सम या सबट्रैक्ट वाला कोई नंबर आएगा, दैट्स इट। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। चलिए मैं दोनों क्वेश्चंस आपको करवाता हूं। पहला नंबर √5 इज एन इररेशनल नंबर, प्रूफ करो। देखो बेटा, इस तरह के नंबर जो भी नंबर्स होते हैं ना, ऑलरेडी इरेशनल नंबर तो होते हैं। इस तरह के नंबर्स को हमेशा कंट्राडिक्शन करके ही प्रूफ किया जाता है, अदरवाइज वी हैव नो अदर मेथड्स कि हम इसको प्रूफ कर सकें। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करना है आपको, ध्यान से सीखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन कुछ भी हो। √5 को इरेशनल प्रूफ करने के लिए हम मान के चलते हैं, लेट अस सपोज दैट कि √5 जो है इज रैशनल नंबर। क्या मानते हैं? √5 क्या है? रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो ये p/q की फॉर्म में होंगे, तो हम यहां पे लिखते हैं p/q की फॉर्म में होंगे। ठीक है, a/b लिखो, p/q लिखो, कुछ भी लिख सकते हो। p और q क्या है? कोई भी कोप्राइम्स होंगे, p एंड q आर कोप्राइम्स, ये जरूर लिखिए। यहां तक समझ आ गया? क्या बोला मैंने? √5 को मान के चल रहा हूं, वो इरेशनल प्रूफ करना है, बट मान के चल रहा हूं मैं ये रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो ये p/q की फॉर्म में होंगे ही होंगे। तो अगर मैंने लिख लिया √5 = p/q, तो मैं बोलूंगा p और q क्या है? कोई भी कोप्राइम्स नंबर होंगे। अब क्या करते हैं? स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, वी गेट √5 का भी स्क्वायर और p/q का भी स्क्वायर। स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या बचा? 5, यहां पे आ गया p² अपॉन में क्या आ गया? q²। यहां करते हैं तो 5 वैसे q² को वहां मल्टीप्लाई किया, क्या बच गया? p²। इसका मतलब p² से अगर 5 डिवाइड हो रहा है तो p से भी 5 डिवाइड होगा। हम यहां लिखते हैं इफ, ये ध्यान से लिखिए, इफ p² इज डिविजिबल बाय 5, then p is also divisible by 5, divisible by 5। अगर ये 5 से डिवाइड हो रहा है तो हम कोई नंबर ले लेते हैं, लेट p = 5 से हो रहा है तो 5c मान लें। सर व्हाट इज c? c इज एनी इंटीजर, वेयर c इज एनी इंटीजर हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी के लिए? क्लियर हो गया? चलिए अब इसकी वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट कीजिए। नाउ 5k² वैसे ही रहा, 5k², p² मतलब p की वैल्यू क्या है? 5c, मतलब 5c का स्क्वायर। कोई मुश्किल किसी के लिए? 5k² वैसे ही, 5 5 = 25 c², q² वैसे ही 25 c² वैसे ही, अपॉन में क्या आएगा? मल्टीप्लाई वाला यहां जगह डिवाइड, 5 5 = 25। क्या बचा? q² = 5 टाइम्स c²। इसका मतलब q² से 5 डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब q भी 5 से डिवाइड होगा। इफ, जैसे मैंने p² लिखा, इफ q² इज डिविजिबल बाय 5, देन q is also divisible by 5। ठीक है, इसका मतलब बोथ p एंड q, p भी 5 से डिवाइड हो रहा है और q भी 5 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब बोथ p एंड q, therefore both p and q are divisible by 5। इसका मतलब 5 is the common factor of, so 5 is the common factor हुआ किसका? p और q का। तो हमने तो बोला था ये कोप्राइम्स है, इसका
उसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं है, बट 5 एटलीस्ट एक कॉमन फैक्टर तो है ही है, ठीक है। इसका मतलब आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, जो हमने सपोज किया था वो गलत है, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग या assumption इज रॉन्ग, so root 5 is an irrational number, irrational। ये तरीका है इस तरह के पार्ट्स को करने का, ठीक है। क्लियर हो गया? कोई मुश्किल किसी के लिए? अब एक तो आपको ये इस तरह का पार्ट्स आ सकता है, दूसरा पार्ट आपको एक आ सकता है अगर इस तरह का में ही, अगर ऐसे में आपको √3 लिख दे, 5 लिख दे, 7 लिख दे, 13 लिख दे, 17 लिख दे, सेम ऐसे स्टेटमेंट लिखनी है, कोई भी चेंजेस नहीं करनी है, खाली 5 की जगह 5, 17 की जगह 17, 13 की जगह 13, वट एवर इट इज गिवन, ठीक है। अब एक आ जाता है आपके पास एडिशन सब्ट्रैक्शन में, इस तरह का पार्ट, ये उससे भी ज्यादा आसान रहता है। कहता है प्रूफ करो कि 3 + 2√5 जो है वो इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। अभी हमें एक फैक्ट तो पता चल गया, √5 जो है इर्रेशनल नंबर है, बट हमें यही प्रूफ करना है कि ये क्या है, इर्रेशनल नंबर। बट वैसे ही अजम्पशन से प्रूफ करेंगे, सपोज करेंगे, लेट अस अज्यूम दैट, या सपोज दैट, कुछ भी लिख लो, लेट अस सपोज दैट 3 + 2√5 is an रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो ये भी किसके इक्वल होगा, p/q की फॉर्म में, 3 + 2√5 = p/q, ठीक। यहां से हम √5 की वैल्यू निकालेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे, √5 की। अब क्या लिखा, 2√5 p/q +3 वहां जाके -3, 2√5 वैसे ही रहा, p एलसीएम लिया 3q अपॉन में क्या आ गया, 3 × q 3q, q एलसीएम आ गया, √5 की वैल्यू कितनी आ गई, p - 3q अपॉन 2, q वैसे ही रहा, 2 मल्टीप्लाई कर रहा था, यहां जाके डिवाइड करेगा, ठीक है। अब ये तो बता दिया हमने, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे इसको, इसके लिए हमें स्टेटमेंट लिखने पड़ेगी। हम क्या बोलेंगे, सिंस p and q आर इंटीजर्स, अगर ये इंटीजर्स हैं तो 6 + ये 3 + p - 3q अपॉन 2q भी क्या होगा, ये तो रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर था तो ये भी रैशनल नंबर होगा, बट फैक्ट जो है वो क्या है, ये √5 क्या है, इर्रेशनल नंबर। अगर ये इर्रेशनल नंबर है तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, इर्रेशनल नंबर ही होगा, क्योंकि इसी से ये ड्राइव हुआ होगा, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे सिंस p and q आर इंटीजर्स। पहले इसको पढ़ लो, नहीं तो अगर कोई डाउट लग रहा है तो पूछिए। सिंस p and q आर इंटीजर्स, तो अगर ये इंटीजर्स है तो p - 3q अपॉन 2q क्या है, ये क्या है, इज रैशनल नंबर, इज रैशनल नंबर। बट द फैक्ट दैट √5 is an irrational number। फिर बताता हूं मैं, इस चीज को क्लियर करने की कोशिश करता हूं। देखो, अगर ये सुनिए ध्यान से, अगर ये रैशनल नंबर है, क्योंकि p/q की फॉर्म में p और q इंटीजर है, तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर, तो ये भी रैशनल नंबर होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, सेम है। बट हमने अभी ये चीज सीखी कि ये क्या है, इरेशनल नंबर। अगर ये इरेशनल नंबर है तो ये पूरा भी क्या होगा, इरेशनल नंबर ही होगा, तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। सो आवर सपोजिशन, आवर assumption इज रॉन्ग, assumption is wrong। 3 + 2√5 भी क्या होगा, ठीक है जी, क्लियर हो गया, कोई मुश्किल किसी के लिए। ये रहा हमारा ये क्वेश्चन, और चैप्टर ये भी कंप्लीट हो गया।
ठीक है, समझ आ गया सबको? कोई डाउट? ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को पकड़ेंगे। ठीक है, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी वैसे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।